last class we have studied power sharing, chapter 1 of democratic politics. Today we are going to start with chapter 2 of democratic politics, that is federalism. Federalism. If you remember, in the last class only I have already given you the meaning of the term federalism. Federalism means distribution of power among various levels of government. If you remember, I already highlighted this word in the previous class, in the previous session. Levels of government. Remember this word levels. मैंने एक डेफिनेशन और दी थी आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो, कि जब पावर को सेंट्रल अथॉरिटी से ले लिया जाता है, कि व्हेन पावर इज टेकन फ्रॉम द सेंट्रल अथॉरिटी या व्हेन सेंट्रल अथॉरिटी शेयर्स इट्स पावर विद स्टेट और लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, वी कॉल इट फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या है? जब सेंट्रल अथॉरिटी अपनी पावर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, वी कॉल इट फेडरलिज्म. व्हाट इज फेडरलिज्म? व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स इट्स पावर्स विथ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, वी कॉल इट फेडरलिज्म. समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है, आगे बढ़ो. हम लोग देखते हैं यहाँ पर दो तरह की गवर्नमेंट पहले होती है. एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट और दूसरी होती है फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट मतलब जो फेडरलिज्म को फॉलो कर रही है, जहां पर पावर शेयरिंग हो रही है सेंट्रल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, या सेंट्रल अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में. यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है ये समझते हैं, कि व्हेन देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट रूल ओवर द एंटायर नेशन. पूरे देश पर या पूरी कंट्री पर हम बोले, जब एक ही गवर्नमेंट रूल कर रही है, ओनली वन गवर्नमेंट, देन वी कॉल इट यूनिटरी गवर्नमेंट. समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? और फेडरल गवर्नमेंट क्या होगी? व्हेन देयर आर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयरिंग पावर विद ईच अदर, देन वी कॉल इट फेडरल गवर्नमेंट. तो पहले समझते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट की. एक लेवल होगा गवर्नमेंट का, एक ही गवर्नमेंट होगी, पूरी कंट्री पर रूल करेगी, पूरी कंट्री का लॉ देखेगी, पूरी कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी. जबकि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होगा कि सेंट्रल अथॉरिटी होगी, वो अपनी बहुत सारे फंक्शंस, अपनी बहुत सारी अथॉरिटीज जो होगी वो स्टेट को या लोकल गवर्नमेंट को दे देती है. समझ में आई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं. आगे हम देखते हैं, हम लोगों ने देखा फेडरलिज्म क्या होता है. हम अच्छे से देख चुके हैं कि फेडरलिज्म इज नथिंग विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड द स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड समटाइम्स बिटवीन लोकल आल्सो. ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के सामने जो चीज आती है, अगली जो स्टेप आती है, वो आती है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. हम कैसे मानेंगे कि फेडरलिज्म है, एग्जिस्ट करता है. तो हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की. इसके बाद 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है. 5 मार्क का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है. क्वेश्चन आता है राइट द 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, या राइट द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. देयर आर ओवरऑल 7 फीचर्स. हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, कुल मिलाकर के 7 फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के. 7 फीचर्स. हम लोग एक एक करके सभी फीचर्स को देखते हैं. सबसे फर्स्ट, नंबर 1, बहुत ही इजी है ना, देयर इज नथिंग टू डू इन दैट, कि when we have to set up a federalism, we need to have at least 2 levels of government. समझना बात को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी हमें फेडरलिज्म चाहिए, हमारे पास में 2 लेवल होना जरूरी है. 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं. तो एटलीस्ट 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड. समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? इन लेवल्स को 2 और मोर लेवल्स को सिविक्स की लैंग्वेज में टेयर्स भी बोला जा सकता है. तो देयर शुड बी एटलीस्ट 2 टेयर्स ऑफ गवर्नमेंट. टीयर्स बोलते हैं, टेयर्स बोलते हैं.
कम से कम 2 लेवल तो भैया, अब 2 लेवल ही नहीं है तो फिर तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया, अभी समझा हम लोगों ने। तो मिनिमम देयर शुड बी 2 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट वी सी ईच लेवल, this each tier should have its own separate jurisdiction। jurisdiction समझते होंगे आप लोग कि अपना अलग ही उसका कार्य क्षेत्र होना चाहिए, jurisdiction होना चाहिए, है ना, वर्क एरिया हम बोल सकते हैं इसको, jurisdiction होना चाहिए हर लेवल का। अब आप समझ सकते हैं हमारे यहाँ पर यही होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक अलग लेवल होता है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है तो मध्य प्रदेश में ही रूल करेगी, समझना बात को। उसी प्रकार लोकल गवर्नमेंट का देखें तो हम लोग इंदौर की लोकल गवर्नमेंट है तो दैट विल रूल ओनली इन इंदौर। तो ईच लेवल हैज इट्स ओन सेपरेट जुरिस्डिक्शन, अपना अलग कार्य क्षेत्र होता है, बिल्कुल अपना एक पूरा एरिया होता है, दे वर्क ओवर इन दैट एरिया ओनली। इज इट क्लियर? तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, तीसरा फीचर जो तुम्हारे पास में फेडरलिज्म का आता है कि दिस जुरिडिक्शन is specified in the Constitution। क्या बोल रहे हैं कि ये जुरिस्डिक्शन जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होता है भैया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है तो वैसा नहीं बदल लिया। आज बोला बोले यार एक काम करो, मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट रूल करी, करो यार एक काम करो तो थोड़ी सी अपनी गवर्नमेंट को बढ़ा लो तो छत्तीसगढ़ तक ले जाओ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो जुरिस्डिक्शन होता है, कार्य क्षेत्र जो होता है ना, दिस इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होता है ना, and when something is constitutionally guaranteed, we have already said in Chapter 9 कि we cannot change the constitution, है ना। तो बात करते हैं हम लोग, फिर से देखते हैं सारे फीचर्स को, तीनों फीचर को, फिर आगे बढ़ते हैं। टोटल 7 फीचर्स हैं और ध्यान देना हर फीचर जो है आपको जिस सीक्वेंस में बता रहा हूं उसी सीक्वेंस में याद करोगे तो आसानी से याद होगा, और आज ही याद करना। There should be at least 2 or more levels of the government। What is the first feature of federalism? There should be 2 or more levels of the government। Second feature of federalism says that each level should have its own separate jurisdiction। And jurisdiction for what? Jurisdiction for 3 things। Number 1, taxation। टैक्स का अपना अलग jurisdiction कि भैया कौन कौन सा टैक्स जो है स्टेट लेगी, कौन कौन से सेंट्रल लेगी। एडमिनिस्ट्रेशन and legislation। Understanding? So each level should have its own separate jurisdiction for the taxation, administration and legislation in their work area। Next is each jurisdiction is specified in the constitution। ये जो वर्किंग होती है ये पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होती है कि भैया ये वाला काम जो है सेंट्रल करेगी, ये वाला काम जो है स्टेट करेगी। इसकी कुछ लिस्ट भी होती है जो हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट 4th पॉइंट विच यू ऑलरेडी नो, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ Constitution cannot be changed by one level। कोई एक लेवल, हम बात कर रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा, मतलब एक लेवल मतलब तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, कोई भी एक गवर्नमेंट चाहे तो फंडामेंटल प्रोविजन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको बदल नहीं सकती। If you want to change the fundamental provision of the constitution, उसका एक अलग सिस्टम होता है, you have to reach to that system, but one level of government cannot do it। ये किसी एक की बस की बात ही नहीं है। Is that clear? यहाँ तक क्लियर चल रहा है आपको सब कुछ? 5th, तब हम लोगों ने 4 फीचर्स देख लिए फेडरलिज्म के, 5वें फीचर्स की तरफ जा रहे हैं। 5वां फीचर है फेडरलिज्म का जो बोलता है
चौथा फीचर पहले याद करो, मैंने कहा था सब सीक्वेंस में चलेंगे। नंबर 1 ने कहा कि 2 लेवल होना चाहिए, नंबर 2 ने कहा हर लेवल का अपना कार्य क्षेत्र होना चाहिए, जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, नंबर 3 ने कहा ये जुरिस्डिक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए, नंबर 14 ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पॉइंट जो होता है, प्रोविजनल जो होता है, फंडामेंटल जो होता है, उसको बदला नहीं जा सकता। और 5वां पॉइंट क्या कहता है कि कोर्ट्स, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होती है, कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आ रहा है आपको और मुझे, ये स्टेट गवर्नमेंट हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी बात पे करवा लो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के झगड़े चल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से उस चीज को पढ़ रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से पढ़ रही है ना। तो जो डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं, देयर इज कोर्ट, है ना, कोर्ट होती है। और आप ऑलरेडी जानते हैं, अभी बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से मैच में रेफरी की आवश्यकता होती है, एम्पायर की आवश्यकता होती है, वैसे ही गवर्नमेंट चलाने के लिए कोर्ट की आवश्यकता होती है। दिस इज ऑलरेडी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो कोर्ट जो होती है ना, कोर्ट के पास पावर होती है कि दे कैन इंटरप्रेट, दे कैन इंटरफेयर एंड इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ना। वो जाकर के बता सकते हैं सर जी आपको कि सर आप ये गलत पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं, ये होता है ना। होता है ना, कई बार हो सकता है कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको सारे रूल्स पता है, इवन देन यू आर मेकिंग मिस्टेक, हो जाता है कई बार। तो ये भी गवर्नमेंट है, इनसे भी हो जाता है। नंबर 6 अगला जो पॉइंट होता है हमारा कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, sources of revenue for each level is mentioned in constitution। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी मेंशन कर रखा है भैया जी कि कौन सी चीजों की इनकम जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, कौन सी चीजों की इनकम जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू इज क्लियरली मेंशन, कोई दिमाग ही नहीं लगाना है इसमें, समझ में आ रही बात। और ऑब्वियसली बात है कि जब गवर्नमेंट चलानी है तो फ्यूल रिक्वायर्ड है, मतलब आपका पैसा तो जरूरी है, बिना पैसे के गवर्नमेंट कैसे चलाएंगे आप। 7 पॉइंट सेज, विच इज द लास्ट पॉइंट, कि फेडरलिज्म जो होता है उसके ड्वेल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ड्वेल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, 2 मुख्य बिंदुओं पर कार्य करता है ना। देयर आर 2 मेन पॉइंट्स, 2 मेन पर्पस टू हैव फेडरलिज्म, है ना। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है टू safeguard and promote the unity of nation। देश की, नेशन की यूनिटी को बचाना, प्रोटेक्ट करना और उसे प्रमोट करना, बढ़ावा देना। भैया बोलते ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो व्हेन वी आर टुगेदर ना, वो अंग्रेजी की कहावत भी है कि टुगेदर वी स्टैंड, क्या है वो, डिवाइडेड वी फॉल, समथिंग इज लाइक दैट। तो to safeguard and promote the unity of the nation, when we have to establish the unity of the nation, हमें देश की एकता को, अखंडता को बनाए रखना है, बढ़ाना है। only then मतलब ये जो होता है ना, ये फेडरलिज्म का फर्स्ट फीचर होता है। फेडरलिज्म बनाया इसलिए गया है, फेडरलिज्म स्टैब्लिश इसलिए किया जाता है, फेडरलिज्म एग्जीक्यूट इसलिए किया जाता है बिकॉज वी वांट टू प्रमोट एंड वी वांट टू सेव आवर कंट्री। नेक्स्ट इज सेकेंड फीचर जो है हमारा वो है टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी in India there are n number of people, n number of variety of people actually ना। तो इंडिया में बात कर रहे हैं हम लोग, तो इनॉर्मस डाइवर्सिटी इज देयर, यू कैन फाइंड वेरियस थिंग्स। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलीजियस डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी यहाँ पर। यू विल हैव रिलीजियस डाइवर्सिटी, यू विल हैव लैंग्वेज डाइवर्सिटी, यू विल हैव व्हाट टू से कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है। तो हर तरीके का रहन सहन, खान पान, सब चीजों में देखा जाए तो सब अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर इंडिया में है। तो इतने सारे लोगों को एक साथ अकोमोडेट करना, एक जगह पर रखना, एक साथ एक जगह मतलब एक देश में रखना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉब।
तो उस चीज को करना भी फेडरलिज्म के फेवर में, फेडरलिज्म के बस की में है। फेडरलिज्म के यही दो मेन उद्देश्य होते हैं जिसकी वजह से फेडरलिज्म सेटअप किया जाता है। तो 7 फीचर्स आप लोगों ने पढ़े फेडरलिज्म के, बड़े अच्छे बड़े आसान से फीचर्स पढ़े आप लोगों ने। मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ये 7 फीचर्स आपको लर्न होना चाहिए, है ना, और अभी लर्न होना चाहिए। नंबर 1, देयर शुड बी 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि टीआर वर्ड याद करो आप लोग, लेवल पे काम चल जाएगा। देयर शुड बी 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ईच लेवल शुड हैव सेपरेट जुरिडिक्शन, ओन जुरिडिक्शन फॉर टैक्सेशन, लेजिस्लेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। These jurisdiction have already been mentioned in the constitution, specified in the constitution, that means they are constitutionally guaranteed. Number 4, any fundamental provision of the constitution cannot be changed by one level of government. Number 5, courts have the power to interpret the provisions of the constitutions. Number 6, sources of revenue of each level of the government are clearly mentioned in the constitution. Number 7, federalism has got dual objectives. Number 1, to safeguard and promote the unity of the country, and number 2, to accommodate regional diversity. भैया 5 नंबर का क्वेश्चन है, आता ही आता है, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना, और 5 नंबर का क्वेश्चन करना मतलब वैसी बड़ी बात होगी। तो 5 फीचर्स दे आस्क कि जब 5 फीचर्स लिख दो ना, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन राइट द 7 फीचर्स, नो इश्यू, there will be no reduction in the marks if you write 7 features at the place of 5 features. Is that clear? But it should not be like that कि 5 features आपने मतलब 7 बनाने चक्कर मन से बना दिए, है ना, ये 5 फीचर में कोई एक आध हटा दिया। और मैं तो कहूंगा आप इसको बिल्कुल सीक्वेंस में याद करो। 2 लेवल, हर लेवल का सेपरेट जुरिडिक्शन, और जुरिडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली मेंशन, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं हो सकता, कोर्ट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाइड है, और डुअल ऑब्जेक्टिव है। एक एक पॉइंट बिल्कुल लाइन से याद होता है, बिल्कुल एक के बाद एक। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा फेडरलिज्म क्या होता है, हम लोगों ने देखा फेडरलिज्म क्या होता है, हम लोगों ने देखा फेडरलिज्म के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि फेडरलिज्म जो है किसी कंट्री में आता है तो कैसे आता है, या क्या 2 रूट्स हो सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 2 रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन। और क्या क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 2 रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरेशन लाने में किसी कंट्री में फेडरलिज्म लाने के लिए क्या क्या 2 रूट हो सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग। देयर आर 2 रूट्स ऑफ फेडरेशन। नंबर 1 इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एंड नंबर 2 इज holding together federation. Coming together federation, holding together federation, चीज को समझना बड़ा आसान है। बहुत लोगों को लगता है, स्टूडेंट्स फील लाइक दैट इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट एट ऑल। इट इज वेरी इजी, जस्ट ओनली यू हैव टू बी लिटिल मोर अटेंटिव। देखो कैसे होता है। अपन समझते बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स है, बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स है, ये छोटी छोटी गवर्नमेंट है। स्टेट से मतलब छोटी छोटी गवर्नमेंट है। अब ये सारी गवर्नमेंट अपने आप को किसी बड़ी पावर से बचा नहीं पा रही है। समझना, जैसे हम बात करें अगर भूटान है ना, भूटान जैसे देश को कोई बड़ा देश अटैक कर दे ना, सपोज अमेरिका, चाइना और ये, तो भूटान अपना प्रोटेक्शन करना थोड़ा सा उसके लिए मतलब असंभव सी बात हो जाएगी। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स होती है, क्या करती है, आपस में पावर ज्वाइन करती है और एक अपना बड़ा ग्रुप बना। अब इनके लिए इस तरह के एक्सटर्नल अटैक से बचना आसान हो जाए। समझना बात कि मेनी स्मॉल स्टेट्स कम टुगेदर, नाम से समझ में आ रहा है, कमिंग टुगेदर, मेनी स्मॉल स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिग यूनिट, so that they can protect themselves from any kind of external attack, and definitely it is better for their development also. तो इस तरह से जो फाउंडेशन ये फेडरेशन आती है उसे हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। वी कॉल इट कमिंग टुगेदर फेडरेशन। समझना बात कि when many small states come together
देन वी मेक इट कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इस तरह का फेडरेशन आपको यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। कि यूएसए में तो आप पहले जानते हैं बहुत स्मॉल स्टेट्स थी जुड़ करके बड़ी बन गई, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। आपको याद हो तो 9th क्लास ऑफ रेजोल्यूशन में आपने पढ़ा भी था कि देयर वर 13 अमेरिकन कॉलोनीज, 13 अमेरिका के छोटे छोटे स्टेट्स थे जिनको आजाद करवाया था फ्रांस ने। तो आप समझ सकते हैं बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स हैं, दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ बिग यूनिट। इंडिया का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। तो शैल आई स्विच टू होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अगला आता है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या आता है समझना। जब एक बड़ी गवर्नमेंट ने जो कि पूरी कंट्री पे रूल करना उसके लिए असंभव था, उसने अपनी पावर्स को बहुत सारी स्मॉल गवर्नमेंट्स को दे दी, तो देन वी कॉल इट होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एग्जैक्टली इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर्स इट्स पावर विद स्मॉल यूनिट्स, वी कॉल इट फेडरलिज्म ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, बड़ी गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो खुद से अकेले से पूरे देश पे देखते नहीं बन रहा है, तो वो अपनी पावर्स जो होती है बहुत सारी दूसरी स्मॉल यूनिट्स को देती है, तो उसे हम बोल देते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? इंडिया, बेल्जियम, याद है ना बेल्जियम, पिछली क्लास में पढ़ा था, और स्पेन में। इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन। तो यहां पर आपको होल्डिंग टुगेदर देखने को मिलता है, यहां पर कमिंग टुगेदर। व्हाट इज 3 मार्क क्वेश्चन होगा भैया, व्हाट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन, व्हाट इज होल्डिंग टुगेदर। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज द फेडरेशन इन विच many small constituent or many small governments come together to form a big unit. Okay? It protects them from any kind of external attack. Moreover, it leads to their development faster. So this kind of federation is known as coming together federation. USA, Australia, and Switzerland have such federation. Next is holding together federation. Holding together federation is the federation in which a big government shares its power into the various small states and the local level so that the rule can become smooth. India, Belgium and Spain have holding together federation. समझ में आ गई बात? पक्का? Coming together भी क्लियर है और holding together भी क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा आज सबसे पहले फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म के 7 फीचर्स देखे, और हम लोगों ने देखे 2 रूट्स जो होते हैं फेडरलिज्म के, और हाँ एक छोटी सी हमने देखी यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग अगली चीजें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग आगे इसको फेडरलिज्म को लेकर के